अगर आप ऑटम की एक शाम को नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 16C की धूल भरी कच्ची सर्विस लेन पर खड़े हों तो सनसेट कोई वार्म ग्लो नहीं बिखेरता। इसके बजाय ये ग्रे रंग के खोखले मोनोलिथ्स की एक कटी फटी स्काईलाइन को रोशन करता है। बारिश के दागों वाले कंक्रीट पिलर्स टूटी हुई हड्डियों की तरह आसमान की तरफ जंग लगी रीबार उगा रहे हैं। खाली विंडो फ्रेम्स जिनमें ग्लास कभी लगे ही नहीं थे, उनसे हवा सीटी बजाती हुई गुजरती है और उगी हुई जंगली घास ने आधे खुदे हुए बेसमेंट पार्किंग लॉट्स का दम घूंट रखा है। यह कोई वॉर जोन नहीं है, यह मिडिल क्लास इंडियन एम्बिशन का कब्रिस्तान है। इन ग्रे कंकालों के बीच वर्डेंट हाइट्स नाम के एक कभी शानदार रहे प्रोजेक्ट का टॉवर सी खड़ा है। 2014 में नेशनल डेलीज में छपे विज्ञापनों में हरे भरे सजे धजे लॉन, इन्फिनिटी पूल्स और पीतल की चाबियां थामे मुस्कुराते हुए परिवारों को दिखाया गया था। आज यहां एकमात्र जिंदगी एक अकेला सिक्योरिटी गार्ड है जो एक्सपायर्ड सीमेंट की जंग लगी बोरियों की रखवाली कर रहा है। पेरीमीटर फेंस के पास खड़े हैं दीपक, जो गुड़गांव के एक 49 ईयर ओल्ड IT प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। वह यहां ईयर में 2 टाइम्स आते हैं, किसी उम्मीद से नहीं बल्कि यादों की एक दर्दनाक रस्म के तौर पर। 2014 में दीपक अपने मिड करियर कॉन्फिडेंस के पीक पर थे। एक अच्छी सैलरी और एक ओवरसीज प्रोजेक्ट से बचाए गए एक छोटे से लंप सम के साथ उन्होंने वर्डेंट हाइट्स में एक 2 BHK अपार्टमेंट खरीदने का डिसीजन लिया। बिल्डर एक जाना माना नाम था जिसके होर्डिंग्स नेशनल कैपिटल रीजन NCR के हर हाईवे को सजाते थे। तय की गई परचेस प्राइस 42 लाख रुपीस थी। अगले 4 इयर्स में दीपक ने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ झोंक दिया। अपनी मेहनत की सेविंग्स से 12 लाख रुपीस और एक बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक से लिए गए कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होम लोन के जरिए 30 लाख रुपीस। सेल्स ब्रोशर में दिसंबर 2017 तक पोजीशन का वादा किया गया था। जब दिसंबर 2017 आया तो डेवलपर ने अनफोर्सीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल शॉर्टेज का हवाला दिया और डेट को लेट 2019 तक आगे बढ़ा दिया। फिर 2021 आया जिसके साथ कुछ अनक्लियर लेटर्स आए जिनमें मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स और लेबर माइग्रेशन को ब्लेम किया गया था। अर्ली 2024 तक ये भ्रम पूरी तरह से खत्म हो गया। डेवलपर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के सामने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में घसीट लिया गया। आज दीपक उन रफली 3200 होम बायर्स में से एक हैं जिन्हें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC के तहत फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के रूप में कैटेगराइज किया गया है। अगर NCLT रेजोल्यूशन प्लान कभी पास भी होता है तो इंडस्ट्री प्रेसिडेंट्स बताते हैं कि वे अपने इन्वेस्ट किए गए हर रुपये पर 15 से 20 पैसे रिकवर कर पाएं तो ये उनकी खुशकिस्मती होगी। फिर भी दीपक की प्रेजेंट लाइफ की फाइनेंशियल रियलिटी पेपर पर दिख रहे नुकसान से कहीं ज्यादा भयानक है। हर महीने उनका बैंक उस फ्लैट के होम लोन की सर्विसिंग के लिए उनके सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिकली 31,000 रुपीस काट लेता है, जो केवल एक कंक्रीट शेल के रूप में मौजूद है। साथ ही वे गुड़गांव के उस साधारण से अपार्टमेंट के लिए हर महीने 18,000 रुपीस का रेंट देते हैं जहां उनकी फैमिली असल में रहती है। उनकी टेक होम सैलरी में से, इससे पहले कि उनकी फैमिली एक ब्रेड भी खरीदे या स्कूल की फीस दे, हर 30 डेज में 49,000 रुपीस गायब हो जाते हैं। वे 2 होम्स के लिए पे कर रहे हैं लेकिन रह वन में रहे हैं जबकि ओनरशिप 0 की है। दीपक की यह दुखद कहानी कोई अकेली एनोमली नहीं है, यह अर्बन इंडिया की सिस्टमिक रियलिटी है। लेट 2023 में रियल एस्टेट कंसल्टेंसी एनारॉक द्वारा पब्लिश डेटा के अनुसार इंडिया के टॉप 7 मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में 5.08 लाख से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स जिनकी वैल्यू 4.5 लाख करोड़ रुपीस से अधिक थी, या तो पूरी तरह से अटकी हुई थीं या उनमें काफी डिले हो चुका था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज जिन्होंने ईंट और पत्थर के मकान में सेफ्टी चाहिए थी, वे खुद को एक ऐसे फाइनेंशियल वोर्टेक्स में फंसा पाती हैं जिससे निकलने का कोई क्विक एस्केप नहीं है। द स्ट्रक्चरल इल्यूजन, इंडियन रियल एस्टेट कैसे काम करता है, दीपक जैसे समझदार और हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स इस भंवर में कैसे फंस जाते हैं, इसे समझने के लिए इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को समझना जरूरी है। दशकों से इंडियन लिविंग रूम्स में प्रॉपर्टी को वेल्थ का एक अल्टीमेट और अनबीटेबल जरिया माना गया है। फैमिली डिनर टेबल पर अंकल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जमीन की वैल्यू की कम नहीं होती, लेकिन वे ये बताना भूल जाते हैं कि भले ही जमीन अपनी वैल्यू बनाए रखे, इंडिया में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के आसपास के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स अक्सर रिटेल बायर के खिलाफ फिक्स होते हैं। द रिकरिंग रियल एस्टेट वॉर्टेक्स, बिल्डर पॉलिटिकल या बैंक अलायंसेस के थ्रू लैंड सिक्योर करता है, फिर प्रोजेक्ट प्री लॉन्च करके बायर्स से 82 to 90% फंड्स कलेक्ट करता है।
जिससे कैपिटल नए लैंड बैंक्स एक्वायर करने या कैश लेयर में डाइवर्ट हो जाता है। फिर लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट होने पर कंस्ट्रक्शन रुक जाता है और फाइनली बायर ट्रैप हो जाता है लोन ईएमआई पे करने के साथ प्लस रेंट भी देने में। द ब्लैक मनी इकोसिस्टम एंड मार्केट डिस्टॉर्शन। हिस्टोरिकली डोमेस्टिक इकोनॉमी में अनअकाउंटेड कैश यानी ब्लैक मनी को खपाने के लिए रियल एस्टेट एक प्राइमरी इंजन की तरह काम करता रहा है। हालांकि टॉप टीयर कॉरपोरेट डेवलपर्स द्वारा की जाने वाली प्राइमरी सेल्स काफ़ी हद तक डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट सेल्स और लैंड एक्विजिशन आज भी कैश कंपोनेंट्स के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। एक स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन पर ध्यान दीजिए। एक सेलर 70 लाख रुपीस के एक्चुअल मार्केट प्राइस पर एक प्लॉट या अपार्टमेंट बेचने के लिए तैयार होता है। हालांकि स्टाम्प ड्यूटी और कैपिटल गेन्स टैक्स से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को स्प्लिट कर दिया जाता है। ऑफिशियल वाइट एग्रीमेंट 45 लाख रुपीस का बनता है, जबकि बाकी बचे 25 लाख रुपीस एक डफल बैग में कैश के रूप में डिलीवर करने होते हैं। जब एक मिडिल क्लास बायर ऐसे ट्रांजैक्शंस में शामिल होता है तो वह अनजाने में ही एक इलीगल इकोसिस्टम का साथी बन जाता है। इससे भी ज्यादा क्रिटिकल बात यह है कि यह डुअल प्राइसिंग स्ट्रक्चर मार्केट सिग्नल्स को आर्टिफिशियल रूप से डिस्टॉर्ट करता है। यह लैंड की नॉमिनल वैल्यूएशन को उस लिमिट से आगे बढ़ा देता है जितना कि लीगल टैक्स पेड इनकम सपोर्ट कर सकती है। एक ऑनेस्ट बायर जो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट मनी और बैंक लोन्स के सहारे काम कर रहा है, उसे कैश रिच स्पेक्युलेटर्स, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और अनरिपोर्टेड रेवेन्यू को लॉन्डर करने वाले लोकल बिजनेसमैन के साथ compete करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 2. सर्कल रेट्स वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। टैक्स इवेजन को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सर्कल रेट्स एस्टैब्लिश करती हैं, यानी वो मिनिमम रेगुलेटरी वैल्यू जिस पर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर की जा सकती है। हालांकि सर्कल रेट मैकेनिज्म इनहेरेंटली फ्लॉड और लैगिंग है। बूमिंग स्पेक्युलेटिव पॉकेट्स में मार्केट प्राइसेस ऑफिशियल सर्कल रेट्स से बहुत बड़े मार्जिन से आगे निकल जाती हैं, जिससे बायर्स को कैश अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। इसके अपोजिट रियल एस्टेट डाउनटर्न के दौरान सर्कल रेट्स अक्सर आर्टिफिशियली एलिवेटेड ही रहते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स स्टैंप ड्यूटी रेवेन्यू को कट करने से हिचकिचाती हैं। इसके रिजल्ट के रूप में एक बायर जिसे स्लगिश मार्केट में अपनी एसेट जल्दी बेचनी होती है, वो खुद को गवर्नमेंट सर्कल रेट से नीचे सेल रजिस्टर करने से लीगली बार्ड पा सकता है, जिससे लिक्विडिटी इफेक्टिवली फ्रीज हो जाती है और उनका कैपिटल ट्रैप हो जाता है। 3. द बिल्डर पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट नेक्सस। प्री 2016 रियल एस्टेट बूम के कोर में एक प्रेडेटरी कैपिटल मॉडल था। डेवलपर्स कॉर्पोरेट इक्विटी या लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल डेट का यूज करके प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट नहीं करते थे। इसके बजाय वे बायर एडवांसेज को अनसिक्योर्ड जीरो इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज करते थे। एक डेवलपर एग्रीकल्चरल लैंड का एक पार्सल एक्वायर करता था, अक्सर पॉलिटिकल असिस्टेंस के साथ, ताकि लैंड यूज डेसिग्नेशंस को जल्दी चेंज किया जा सके एग्रीकल्चरल से रेजिडेंशियल या कमर्शियल में, और फाइनल एनवायरमेंटल क्लियरेंस या बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिक्योर करने से बहुत पहले ही प्रोजेक्ट प्री लॉन्च कर देता था। थाउजेंड्स ऑफ ईगर बायर्स फ्लैट की कॉस्ट का 20% से 50% अपफ्रंट पे कर देते थे। उस स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इन फंड्स को एक डेडिकेटेड एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करने के बजाय डेवलपर उस कैश को मीलों दूर नए लैंड पार्सल्स एक्वायर करने में रूट कर देता था, ताकि एक दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सके। पूरा सिस्टम एक क्लासिक पॉन्जी अरेंजमेंट की तरह काम कर रहा था। प्रोजेक्ट ए का कंस्ट्रक्शन उसके खुद के कैश फ्लो से नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी की प्री लॉन्च बुकिंग्स से फंड हो रहा था। जैसे ही क्रेडिट टाइट हुआ, रेगुलेटरी अप्रूवल्स रुके या रिटेल डिमांड ठंडी पड़ी, कैपिटल चेन टूट गई। डेवलपर के पास अनडेवलप्ड लैंड के बड़े बड़े टुकड़े और आधे बने टॉवर्स रह गए, जबकि रिटेल बायर्स को सारा नुकसान झेलना पड़ा। सेक्शन ब्रेक, रेरा, हाई इंटेंट डाइल्यूटेड एग्जीक्यूशन। जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा पास किया, तो इसे एक वाटरशेड मोमेंट माना गया, एक ऐसा लेजिस्लेटिव शील्ड जो आम नागरिकों को प्रेडेटरी डेवलपर्स से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। रेरा ने कई जरूरी मैंडेट्स इंट्रोड्यूस किए। 500 स्क्वायर मीटर्स या 8 अपार्टमेंट्स से बड़े सभी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ये रिक्वायरमेंट की डेवलपर्स सभी प्रोजेक्ट कलेक्शंस का 70% हिस्सा एक डेडिकेटेड एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करें, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और लैंड कॉस्ट्स के लिए रिजर्व्ड हो। 2/3 बायर्स की कंसेंट के बिना अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स को चेंज करने पर स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन,
डिले होने की स्थिति में बायर्स को पे की जाने वाली स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट पेनल्टीज के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीशन की क्लियर टाइमलाइंस। पेपर पर रेरा रेवोल्यूशनरी था, प्रैक्टिस में इंडिया के स्टेट्स भर में इसका एग्जीक्यूशन काफ़ी अनइवन और फ्रस्ट्रेटिंग रहा है। रेरा का रियलिटी चेक इंटेंट वर्सेस एक्सट्रैक्शन किए गए प्रोमिसेस से 70% फंड्स एस्क्रो अकाउंट में, स्ट्रिक्ट डिलीवरी टाइमलाइंस, स्टैंडर्डाइज्ड सेल एग्रीमेंट्स, फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। ग्राउंड रियलिटीज डाइल्यूटेड स्टेट रूल्स फ्रिक्वेंट विड्रॉल्स की परमिशन देते हैं, रिकवरी ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन लोकल कलेक्टर लेवल पर अटक जाता है, लेगेसी प्रोजेक्ट्स को फुल कंप्लायंस से बाहर रखा गया है, अनरिजॉल्व्ड बायर कंप्लेंट्स का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जमीन और हाउसिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं, इसलिए कई स्टेट्स ने अपने रीजनल रेरा रूल्स ड्राफ्ट करते समय की प्रोविजंस को एक्टिवली कमजोर कर दिया। कुछ मेजर लूपहोल्स बनाए गए, जैसे लीगेसी प्रोजेक्ट्स को छूट देना। कई ज्यूरिस्डिक्शंस में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पहले से डिलेड थे, उन्हें बड़ी छूट दे दी गई, जिससे दीपक जैसे एग्जिस्टिंग बायर्स फुल एस्क्रो एनफोर्समेंट के प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला से बाहर ही छूट गए। इसके अलावा रिकवरी सर्टिफिकेट्स का वीक एग्जीक्यूशन भी एक प्रॉब्लम है। हालांकि रेरा एडजुडिकेटर्स अक्सर डिफॉल्टिंग बिल्डर्स को इंटरेस्ट के साथ पैसा रिफंड करने के ऑर्डर्स इश्यू करते हैं, लेकिन इन रिकवरी सर्टिफिकेट्स का एक्चुअल एग्जीक्यूशन लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और रेवेन्यू ऑफिशियल्स पर डिपेंड करता है। इन अथॉरिटीज के पास अक्सर डेवलपर के एसेट्स को सीज और ऑक्शन करने की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी या पॉलिटिकल विल नहीं होती। एक और बड़ी प्रॉब्लम है एपेलेट बैकलॉग्स। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे मेजर स्टेट्स में रेरा ट्रिब्यूनल्स मैसिव बैकलॉग्स फेस कर रहे हैं। जिस प्रोसेस का इंटेंशन 60 डेज के अंदर डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करना था, वह अब रूटीनली सालों तक खिंच जाता है, जिससे बायर्स को एक थका देने वाले लीगल एंड्योरेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जबकि उनकी लोन ईएमआई हर महीने उनके बैंक अकाउंट से कटती रहती हैं। रेरा ने मार्केट का स्टैंडर्ड तो बढ़ाया और हजारों फ्रॉड ऑपरेटर्स को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन इसने मैजिकली सिस्टमिक रिस्क को खत्म नहीं किया। एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए रेरा रजिस्टर्ड स्टैंप पर अंधा भरोसा करना आज भी एक पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक साबित हो सकता है। सेक्शन ब्रेक। द थियोरेटिकल एनाटॉमी ऑफ फेलियर, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एंशिएंट वार्निंग्स। दीपक की सिचुएशन फाइनेंशियल एसेट्स की एक गहरी गलतफहमी को दिखाती है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमने पहली बार चैप्टर 2 सेक्शन 2.4 में रॉबर्ट कियोसाकी के एसेट लायबिलिटी फ्रेमवर्क को समझते समय एक्सप्लोर किया था। एक एवरेज मिडिल क्लास हाउस होल्ड घर को अल्टीमेट एसेट मानता है, लेकिन ट्रू इकोनॉमिक डेफिनेशन के हिसाब से एसेट वह चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड होम, भले ही वो फिनिश्ड और रहने लायक हो, मुख्य रूप से एक लाइफस्टाइल कंजम्पशन चॉइस है जिसमें मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट कॉस्ट और इंश्योरेंस का खर्चा लगता है। लेकिन एक अनडिलीवर्ड अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट इससे भी बहुत बदतर चीज है। यह एक अनकंट्रोल्ड लायबिलिटी है जिसके साथ कंसंट्रेटेड काउंटर पार्टी रिस्क भी जुड़ा होता है। दीपक ने 2014 में कोई एसेट हासिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रति अनकैलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन हासिल किया, जिसके साथ एक स्पेक्यूलेटिव कॉर्पोरेट एंटरप्राइज का अधूरा प्रॉमिस जुड़ा था। उन्होंने रियल एस्टेट ओनरशिप के सारे डाउनसाइड रिस्क जैसे लिक्विडिटी की कमी, इंटरेस्ट रेट स्पाइक्स और कंस्ट्रक्शन डिलेज को अपने ऊपर ले लिया, बिना किसी ऑपरेशनल कंट्रोल या रेंटल कैश फ्लो का आनंद लिए। ये बात हमें वापस उसी टाइमलेस एडवाइस पर ले आती है जिसे हमने चैप्टर 4 सेक्शन 4.4 में देखा था, यानी वो प्राचीन बेबीलोनियन वार्निंग, अपना सोना कभी भी उन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए जो उसके मैनेजमेंट में अनस्किल्ड हों। जब बेबीलोनियन ब्रिकमेकर अजाग ने आर्काड के फ्रेंड की तरफ से रेयर ज्वेल्स खरीदने की पेशकश की, तो वो बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि एक ब्रिकमेकर को जेमस्टोन्स की कोई समझ नहीं होती। जब दीपक ने 2014 में अपना एग्रीमेंट साइन किया, तो उन्होंने अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो दशकों के अनुशासित परिश्रम से इकट्ठा हुई थी, एक ऐसे डेवलपर के हाथों में सौंप दी जिसका लैंड स्पेक्यूलेशन, रेगुलेटरी डिफॉल्ट्स और डेवलपमेंट के शुरुआती फेजेस में डिलीवरी डिलेज का डॉक्यूमेंटेड ट्रैक रिकॉर्ड था। दीपक ने यह मान लिया कि क्योंकि बिल्डर ने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए थे, स्पोर्ट्स इवेंट स्पॉन्सर किए थे और बड़े लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप्स किए थे, तो किसी और ने उनके लिए ड्यू डिलिजेंस कर लिया होगा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था।
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक का होम लोन डिपार्टमेंट बैंक के कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, आपके कैपिटल को नहीं। अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो बैंक का आपकी सैलरी से अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिकवर करने का लीगल राइट बिल्कुल एब्सोल्यूट रहता है, भले ही वहां एक इंट भी न रखी गई हो। सेक्शन ब्रेक। द वैल्यू इन्वेस्टर्स ड्यू डिलिजेंस नेविगेटिंग रियल एस्टेट। क्या इसका मतलब यह है कि इंडियन मिडिल क्लास को रियल एस्टेट पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? एब्सोल्यूट स्टेटमेंट सिर्फ फाइनेंशियल ठगों का काम है। अगर डिसिप्लिन के साथ अप्रोच किया जाए तो रियल एस्टेट एक ब्रॉड एसेट क्लास के रूप में शेल्टर, इमोशनल सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन हेजिंग प्रॉपर्टीज और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। हालांकि बेंजामिन ग्राहम का कोर प्रिंसिपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉपर्टी परचेज पर भी उसी सख्ती के साथ अप्लाई होना चाहिए जैसा इक्विटी शेयर्स खरीदते वक्त किया जाता है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपना कैपिटल लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको अपनी अप्रोच को पैसिव स्पेक्यूलेशन से बदलकर रूथलेस ड्यू डिलिजेंस में ट्रांसफॉर्म करना होगा। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए कोई एग्रीमेंट साइन करने या एक भी रुपया ट्रांसफर करने से पहले ये मैंडेटरी चेक्स जरूर करें। अंडर कंस्ट्रक्शन से रेडी टू मूव इन पर शिफ्ट होम। एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रिस्क मैनेजमेंट के साथ फंडामेंटली इनकम्पैटिबल है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर पेपर पर ऑफर किया जाने वाला 15 to 20% डिस्काउंट, कंस्ट्रक्शन रिस्क, रेगुलेटरी डिले, बिल्डर इंसॉल्वेंसी और रेंट व ईएमआई एक साथ पे करने के दोहरे बर्डन को लेने के लिए शायद ही कभी पर्याप्त कॉम्पेंसेशन होता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी के साथ फिनिश्ड प्रॉपर्टी खरीदने से कंस्ट्रक्शन रिस्क पूरी तरह खत्म हो जाता है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आप क्वालिटी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वाटर सप्लाई वेरीफाई कर सकते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी आरडब्ल्यूए मैनेजमेंट को असेस कर सकते हैं और रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करते ही तुरंत पोजीशन ले सकते हैं। स्टेट रेरा पोर्टल्स के थ्रू बिल्डर की हिस्ट्री वेरीफाई करें। ग्लॉसी ब्रोशर्स या मार्केटिंग क्लेम्स पर भरोसा मत कीजिए। अपने स्टेट के ऑफिशियल रेरा पोर्टल पर जाइए, जैसे महाराष्ट्र में महारेरा, उत्तर प्रदेश में यूपी रेरा, और डेवलपर की पब्लिक फाइलिंग्स को ध्यान से देखिए। बिल्डर के जरिए रजिस्टर किए गए हर पुराने प्रोजेक्ट को चेक कीजिए। क्या उनके पिछले डेवलपमेंट्स प्रॉमिस की गई टाइमलाइन के अंदर पूरे हुए हैं? उनके खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स या लिटिगेशन केसेस पेंडिंग हैं? क्या उस लैंड पार्सल पर किसी फाइनेंशियल एनकम्ब्रेंसेस का डिस्क्लोजर दिया गया है? अगर किसी डेवलपर की पुरानी हिस्ट्री रही है कि वह मौजूदा प्रोजेक्ट्स को पूरा किए बिना ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता रहता है, तो तुरंत वहां से पीछे हट जाइए। द रियल एस्टेट ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट। स्टेप 1, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। 30+ ईयर्स के लिए एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ईसी, इंडिपेंडेंट लॉयर द्वारा टाइटल डीड और टेल सर्च रिपोर्ट, लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी से अप्रूव्ड बिल्डिंग सैंक्शन प्लान। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के लिए वैलिड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी। स्टेप 2, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड एनालाइज करें रेरा पोर्टल। पास 3 प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन स्टेटस ऑडिट करें। स्टेट रेरा पोर्टल पर पेंडिंग लिटिगेशंस चेक करें। एक्टिव प्रोजेक्ट्स पर 70% एस्क्रो कंप्लायंस कंफर्म करें। स्टेप 3, फाइनेंशियल हाइजीन। लीगल कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन से पहले मैक्सिमम एडवांस पेमेंट लेस देन और इक्वल टू 10%। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कंप्यूट करें, मेंटेनेंस प्लस टैक्सेस प्लस अपॉर्चुनिटी, अनरिकॉर्डेड कैश पेमेंट्स पर 0 रिलायंस। 10% एडवांस लिमिट का रूल फॉलो कीजिए। रेरा एक्ट के सेक्शन 13 के तहत कोई भी प्रमोटर लिखित एग्रीमेंट फॉर सेल किए और उसे रजिस्टर कराए बिना किसी अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग की कॉस्ट के 10% से ज्यादा अमाउंट एडवांस फी या एप्लीकेशन फी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस रजिस्ट्रेशन से पहले कभी भी कैश न दें और न ही किसी ब्लैंक बुकिंग फॉर्म पर साइन करें। अगर कोई सेलर या एजेंट अर्ली बर्ड डिस्काउंट के नाम पर आपसे बड़े कैश एडवांस की डिमांड करता है तो इसे एक रेड फ्लैग मानिए। एक इंडिपेंडेंट टाइटल सर्च जरूर करवाएं। आपके लोन को फाइनेंस करने वाले बैंक द्वारा दिए गए लीगल क्लियरेंसेस पर कभी भी पूरी तरह डिपेंड न रहें। बैंक्स अपने खुद के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एंश्योर करने के लिए टाइटल डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके रिस्क थ्रेशोल्ड आपके रिस्क थ्रेशोल्ड से अलग हो सकते हैं। प्रोजेक्ट या ब्रोकर से न जुड़े किसी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी लॉयर को हायर करें ताकि वह लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उस लैंड पार्सल पर 30 ईयर सर्च करके यह एंश्योर करें कि प्रॉपर्टी का टाइटल बिल्कुल क्लियर और मार्केटेबल हो और वह किसी भी एनकम्ब्रेंसेस, लीगल डिस्प्यूट्स, एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस क्लेम्स या एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग रिस्ट्रिक्शंस से फ्री हो। ऑनरशिप की ट्रू कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए।
मिडिल क्लास बायर्स अक्सर प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस की तुलना सीधे अपनी सेविंग्स से करने की गलती कर बैठते हैं। वे उन एंसिलरी खर्चों को कैलकुलेट करना भूल जाते हैं जो नेट रिटर्न्स को कम कर देते हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज, जो स्टेट के हिसाब से बेस कॉस्ट में 5% से 8% तक जोड़ देते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग पर 5% जोड़ता है और ओसी वाली रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज पर 0% होता है। मेंटेनेंस, डिपॉजिट्स और क्लब मेंबरशिप फीस, जो अक्सर शुरुआत में ही लाखों रुपये चार्ज की जाती हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेज और ऑनगोइंग मेंटेनेंस फीस, जो रेगुलर ऑपरेशनल कॉस्ट्स हैं और इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती रहती हैं। इक्विटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी वह रिटर्न जो आपका डाउन पेमेंट और बुकिंग कैश उस सेम कंस्ट्रक्शन हॉराइजन के दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे किसी लिक्विड लो कॉस्ट एसेट में इन्वेस्टेड रहने पर कमाता। जब इन सभी फैक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है तो अर्बन इंडिया में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट यील्ड्स, जो हिस्टोरिकली लगभग 2% से 3% एनुअल रेंटल यील्ड के आसपास रहती हैं, वे सिंपलर और लिक्विड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की तुलना में अक्सर काफ़ी कम साबित होती हैं, जब तक कि प्रॉपर्टी को एक डीप मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर न खरीदा गया हो। सेक्शन ब्रेक, द एसिमेट्रिक रियलिटी। अर्ली 2024 में दीपक ने पब्लिक सेक्टर बैंक की सबअर्बन ब्रांच में एक मीटिंग शेड्यूल की, जिसने एक दशक पहले उनके 30 लाख रुपीज के होम लोन को डिस्पर्स किया था। सीनियर लोन ऑफिसर के सामने बैठते हुए दीपक ने अपने पेपर्स का ढेर डेस्क पर रख दिया, जैसे एनसीएलटी, क्रेडिटर क्लेम फॉर्म, रेरा ऑर्डर और अपनी सैलरी स्लिप्स। वह कोई लोन वेवर नहीं मांग रहे थे। उन्होंने बस अपनी लोन टर्म्स के टेम्परेरी रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वेस्ट की, जैसे उनके इंटरेस्ट रेट में कटौती या उनकी ईएमआई के प्रिंसिपल पोर्शन पर एक टेम्परेरी मोराटोरियम, ताकि उनकी फैमिली किसी एबैंडन्ड प्रॉपर्टी के लिए रेंट और लोन इंस्टॉलमेंट्स दोनों पे करने के डबल बर्डन से बच सके। बैंक ऑफिशियल का रिस्पॉन्स पोलिट, कोल्ड और काफी कुछ रिवील करने वाला था। ऑफिसर ने एक्सप्लेन किया कि होम लोन दीपक की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी और पर्सनल क्रेडिट से जुड़ी एक पर्सनल लायबिलिटी है, न कि फ्लैट के फिजिकल स्टेटस से जुड़ा कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर दीपक अपनी 31,000 रुपीज की मंथली ईएमआई डिफॉल्ट करता है तो उसका क्रेडिट स्कोर तुरंत गिर जाएगा, उसके बैंक अकाउंट्स अटैच किए जा सकते हैं और सरफेसी एक्ट के तहत लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो होंगी। इंस्टीट्यूशनल लेंडर, जिसने सालों पहले कस्टमर्स के होम लोन्स के लिए प्रोजेक्ट अप्रूव किया था और फंड्स सीधे डेवलपर के अकाउंट्स में डिस्पर्स किए थे, पर डेवलपर के कोलैप्स होने की 0 लीगल लायबिलिटी थी। रिस्क का पूरा बोझ इंडिविजुअल बोरोअर के कंधों पर ही आ गया। दीपक बैंक ब्रांच से बाहर सड़क पर दोपहर की धूप में निकला और उसे मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स का एक कड़वा सच रियलाइज हुआ कि वे अलग अलग क्लास के बोरोअर्स के साथ टॉलरेंस और कर्टसी के बिल्कुल अलग लेवल्स के साथ ट्रीट करते हैं। जहां बड़े कॉरपोरेट डेवलपर्स कॉम्प्लेक्स मल्टी ईयर नेगोशिएशंस के जरिए बिलियंस का डेट रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, वहीं मिडिल क्लास रिटेल बोरोअर बिना किसी सेफ्टी नेट के काम करता है। फाइनेंशियल मशीनरी इंडिविजुअल से एब्सोल्यूट प्रिसीजन की डिमांड करती है, भले ही सिस्टम खुद अपने प्रोमिसेस डिलीवर करने में फेल हो जाए। जैसा कि दीपक ने डिस्कवर किया, मिडिल क्लास इन्वेस्टर जो नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई साइन करके देने से पहले इन स्ट्रक्चरल ट्रैप्स को स्पॉट करना सीखना होगा। लेकिन क्या होता है जब एक आम नागरिक ये अस्यूम करते हुए रियल एस्टेट ऑफिस से निकलकर फॉर्मल बैंकिंग एनवायरनमेंट में कदम रखता है कि इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस उसे प्रोटेक्ट करेंगे? जैसा कि हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, कॉर्पोरेट बैंकिंग हॉल अक्सर डेवलपर के सेल्स ऑफिस जितना ही ट्रेचरस साबित हो सकता है।